शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है, बड़ा ही मुश्किल सा प्रश्न है। पहला प्रश्न नहीं पता होगा बहुतों को। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन हैं? ध्यान से देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक जो व्यक्ति हैं वो है फेयर सर्विस। नाम याद करेंगे, बड़े ही महत्वपूर्ण किताब है, परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं वो है फेयर सर्विस। याद रहेगा, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन हैं? तो फेयर सर्विस साहब द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, देखेंगे। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दैमाबाद महाराष्ट्र, बनावली हरियाणा और राखीगढ़ी राजस्थान। कौन सा होगा उत्तर? फटाफट करते चले जाएंगे, समय कम देंगे भाई, फटाफट उत्तर करते चले आएंगे। तो राखीगढ़ी का संबंध जो है ना वो राजस्थान से नहीं है, राखीगढ़ी का संबंध है हरियाणा से। कहां से? हरियाणा से संबंधित है, हरियाणा से संबंधित है। और राखीगढ़ी को लेकर के एक अलग से तथ्य आप जानते होंगे निश्चित रूप से कि भारत स्थित, भारत में सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा सैंधव स्थल राखीगढ़ी है। क्यों भाई? भारत में सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। आगे बात करेंगे तीसरे प्रश्न पे। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध क्षेत्र में अवस्थित है? कौन से? ये चार स्थान दिए हुए हैं, कौन सा सिंध क्षेत्र में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, सुरकोतड़ा। कौन सा है भाई? फटाफट आंसर करेंगे। सिंध क्षेत्र में स्थित कौन सा है? तो भाई सिंध क्षेत्र में हड़प्पा नहीं है, हड़प्पा पंजाब क्षेत्र में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध क्षेत्र में स्थित है। सुरकोतड़ा कहां पे है? गुजरात क्षेत्र में। कहां पे? गुजरात क्षेत्र में। चन्हूदड़ो सिंध क्षेत्र में स्थित है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा 2 और 3। कौन सा भाई? 2 और 3, अर्थात बी उत्तर आपका सही होगा। चन्हूदड़ो और मोहनजोदड़ो। चन्हूदड़ो और मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? चन्हूदड़ो और मोहनजोदड़ो सिंध क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। हड़प्पा सभ्यता को मोटे तौर पे 3 भागों में बांट करके समझा जाता है और परवर्ती हड़प्पा पुरास्थल दधेरी जो है उसका संबंध कहां से है? पंजाब से है। दधेरी का संबंध कहां से है? पंजाब से है। आगे बात करेंगे। दधेरी पंजाब। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था, जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था, वो कौन था? कनिंघम साहब थे। कौन था? कनिंघम साहब थे। कौन था? कनिंघम साहब थे। अब आपको यह जानकारी होगी, इसके महत्व को समझ नहीं पाया था, कनिंघम साहब थे। कनिंघम साहब यह काम कब कर रहे हैं? 1872 की बात थी। क्यों भाई? 1872 की बात थी। कनिंघम इसके महत्व को समझ नहीं पाते हैं। यहीं पे अगर मैं आपसे यह पूछ लूं कि हड़प्पा स्थल का दौरा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? दौरा करने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन था? क्या होगा उत्तर आपका? प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन था? आप बताएंगे प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो हम अंग्रेज अधिकारी आप ही बताएंगे, अच्छा रहेगा। तो समझ नहीं पाया, हड़प्पा के महत्व को समझ नहीं पाया था, कनिंघम इसके महत्व को समझ नहीं पाया था। जॉन मार्शल की जो बात है ना, बहुत सारे लोग जॉन मार्शल भी लिखे हुए थे, तो भाई जॉन मार्शल उत्खनन नहीं कर रहे हैं और यह महानिदेशक थे। कौन थे? यह महानिदेशक थे और इनके नियंत्रण में कौन करा रहा है हड़प्पा का
उत्खनन तो दयाराम साहनी करा रहे हैं। कौन? दयाराम साहनी साहब उत्खनन करा रहे हैं हड़प्पा का। ठीक है, क्यों भाई? कनिंघम इसके महत्व को समझ नहीं पाया था। प्रश्न मैंने आपसे पूछा हुआ था कि हड़प्पा स्थल का दौरा करने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन था? चार्ल्स मेसन। क्यों भाई? चार्ल्स मेसन था, चार्ल्स मेसन, जो कि 1826 में हड़प्पा गांव का दौरा करता है। नहीं, चार्ल्स मेसन। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है, हाथी दांत का पैमाना। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, हाथी दांत का स्केल, हाथी दांत का बना हुआ स्केल हड़प्पी संदर्भ में मिला है। कहां से मिला हुआ है? तो हाथी दांत का पैमाना मिल रहा है भाई, लोथल से मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? लोथल से मिल रहा है। नहीं, हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिल रहा है। पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की कहानी का साक्ष्य कहां से मिल रहा है? तो लोथल से मिल रहा है। पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का साक्ष्य कहां से मिल रहा है? लोथल से मिल रहा है। लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित यह स्थल था? सिंधु घाटी सभ्यता का भोगवा नदी के किनारे। नहीं, भोगवा नदी के किनारे यह स्थल था। इसकी खुदाई किसके द्वारा कराई जा रही है? बहुत ही महत्वपूर्ण है लोथल, लगातार प्रश्न बनता है भाई। तो एस.आर. राव के द्वारा कराई जा रही है। किसके? एस.आर. राव के द्वारा कराई जा रही है। लोथल से बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं, बहुत सारी जानकारियां, जैसे युग्म शवाधान का साक्ष्य कहां से मिल रहा है? तो युग्म शवाधान का साक्ष्य लोथल से मिल रहा है। रंगपुर से चावल प्राप्त हो रहा है, तो भाई चावल का साक्ष्य लोथल से भी प्राप्त हो रहा है, याद रखना है। क्यों भाई? यहां से लोथल से और क्या जानकारी मिल रही है? तो लोथल से जानकारी मिल रही है ना कि किसी प्रकार का आंतरिक विभाजन देखने को नहीं मिलता है। कौन सा एक हड़प्पी स्थल था जिसमें आंतरिक विभाजन देखने को नहीं मिलता है? आंतरिक विभाजन यहां पे देखने को नहीं मिलता है। कौन सा एक सैंधव सभ्यता का स्थल है जिसके खिड़कियां और जिसके मुख्य द्वार, घरों के मुख्य द्वार सामने खुलते थे? आमतौर पे बगल वाली गली में खुलते थे, लेकिन लोथल एक ऐसा अपवाद था जिसके स्थल, लोथल स्थल के जो घर होते थे, तो घरों के मुख्य द्वार, खिड़कियां फ्रंट अर्थात जो मेन रोड सामने का होता था उसी ओर खुलते थे। यह एक अपवाद है। बहुत सारी बातें यहां से देखने को मिलती हैं। नहीं, लोथल से, और लोथल से किस एक देश का, कौन से एक विदेशी देश का मोहर प्राप्त हो रहा है, मुद्रा प्राप्त हो रहा है? तो भाई यहां से फारस की एक मोहर प्राप्त हो रही है। कहां से? फारस देश का मोहर कहां से प्राप्त हुआ है? फारस देश का मोहर लोथल से ही तो प्राप्त हुआ है। क्यों भाई? फारस का मोहर कहां से? फारस का मोहर लोथल से ही प्राप्त हो रहा है। आगे बात करेंगे। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो उन्नत जल प्रबंधन की जानकारी कहां से मिलती है? धौलावीरा से मिलती है। कहां से? धौलावीरा से मिलती है। कहां से? धौलावीरा से मिलती है। प्रश्न बनेगा धौलावीरा को लेकर के, कौन सा एक सैंधव सभ्यता का स्थल था जो 3 भागों में बटा हुआ था? आमतौर पे सैंधव स्थल 2 भाग में बटे होते थे, लेकिन 3 भाग में बटा हुआ कौन सा था? धौलावीरा था। कहां से एक स्टेडियम का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो स्टेडियम का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा यह जो स्थल था वो कहां पर है भाई? तो यह गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात में है। गुजरात के कौन से क्षेत्र में है? कच्छ क्षेत्र में है। कौन सा भाई? कच्छ क्षेत्र में पड़ता है। क्लियर है? धौलावीरा बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। धौलावीरा। आगे बात करेंगे, 7वें की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? मोहरों पर नहीं मिलता है। किसका अंकन हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर नहीं मिलता है? घोड़ा याद करेंगे। कौन सा भाई? घोड़े का अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं मिलता है। घोड़े की हड्डी
आप लोगों को पता है हड्डी कहां से प्राप्त हो रही है, लगातार प्रश्न बनता है, सुरकोतड़ा से प्राप्त हो रही है। कहां से? सुरकोतड़ा से। हड्डी मोहन जोदड़ों से भी प्राप्त हो रही है, मोहन जोदड़ों से भी हड्डी प्राप्त हो रही है। घोड़े का दांत अगर बात किया जाए, घोड़े का दांत अगर बात किया जाए, राणा घुंडई नामक स्थान से प्राप्त हो रहा है। कहां से? राणा घुंडई नामक स्थान से प्राप्त हो रहा है। आगे बात करेंगे 8वें प्रश्न पे। मृण पट्टिका, मृण पट्टिका मतलब मिट्टी का एक कोई प्लेट बना है, मिट्टी का एक कोई जैसे नेम प्लेट होता है वैसे प्लेट है कोई मिट्टी का बना हुआ, पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता, सिंह युक्त देवता की कृति कहां से प्राप्त हुई है? तो सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। सिंह युक्त देवता की कहां से प्राप्त हुई है? तो सिंह युक्त देवता की कृति जो कि मिट्टी की बनी हुई है, मिट्टी की पट्टिका पर यह है, कहां से प्राप्त हो रही है? कालीबंगा से प्राप्त हो रही है सिंह युक्त देवता। आगे बात करेंगे अधिसंख्य हड़प्पा स्थल कहां स्थित है? अधिसंख्य हड़प्पा स्थल कहां स्थित है? गंगा घाटी में, नर्मदा घाटी में, सिंधु घाटी में, सरस्वती घाटी में। आप बताएंगे उत्तर क्या होगा? बहुत ही स्पष्ट तौर पे बताया हुआ है, अधिसंख्य हड़प्पा स्थल कहां पर स्थित देखने को मिलते हैं? तो अधिसंख्य हड़प्पा स्थल सरस्वती घाटी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। कहां पे भाई? सरस्वती घाटी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, याद रखना है, सरस्वती घाटी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं, अधिसंख्य की बात थी। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया हुआ था? सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया हुआ था? तो जॉन मार्शल ने किया हुआ था। किसने? जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया हुआ था। सिंधु सभ्यता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया हुआ था? सिंधु सभ्यता शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉन मार्शल ने किया था। मार्टिमर व्हीलर साहब जो है वो क्या कह रहे हैं? मार्टिमर व्हीलर को लेकर के जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पतन को लेकर के पूछा जाएगा कि आर्यों के द्वारा या आर्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता था इंद्र के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। ये व्हीलर बात करेंगे। कौन? व्हीलर बात करेंगे। मैके क्या बात करते हैं? तो मैके किसकी खोज कर रहे हैं? मैके खोज कर रहे हैं चन्हूदड़ों की। किसके भाई? चन्हूदड़ों की खोज मैके के द्वारा की जा रही है। और मैके क्या कहेंगे? मैके भी पतन में आर्यों की भूमिका को स्वीकार करते हैं। पतन में आर्यों की भूमिका को यह भी स्वीकार करते हैं, आर्यों की भूमिका को यह भी स्वीकार करते हैं। इसके साथ साथ मैके यह भी कहते हैं अनेक सैंधव सभ्यता के स्थलों का पतन बाढ़ से हुआ था। मैके यह भी बात कर रहे हैं। क्लियर है भाई? माधो स्वरूप वत्स, एमएस वत्स क्या बात कर रहे हैं? माधो स्वरूप वत्स किसकी बात कर रहे हैं? माधो स्वरूप वत्स किसकी बात करते हैं? हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकांश स्थल हैं वो किस वजह से माधो स्वरूप वत्स जो है वो किस वजह से बता रहे हैं? क्या कारण बता रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अनेक स्थलों का पतन हुआ? तो एमएस वत्स साहब नदी मार्ग में परिवर्तन, कौन सा भाई? नदी मार्ग में परिवर्तन नहीं, नदी मार्ग में परिवर्तन को हड़प्पा सभ्यता के पतन में एक प्रमुख कारण के रूप में बता रहे हैं। क्यों भाई? हड़प्पा सभ्यता के एक पतन के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक नदी मार्ग में परिवर्तन। एमएस वत्स साहब ये बात बता रहे हैं। उम्मीद करता हूं पतन से संबंधित भी ये चार लोग महत्वपूर्ण हैं कारण के रूप में। मार्शल क्या बता रहे हैं? मार्शल क्या बता रहे हैं? प्रशासनिक शिथिलता, पतन में प्रशासनिक शिथिलता बता रहे हैं कारण। प्रशासनिक शिथिलता की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, मार्शल साहब बता रहे हैं। 5-6 प्रश्न अलग से हमने देखा। बात करेंगे 11वें की। सैंधव मुद्राओं का, मुद्रा का मतलब यहां पे है मोहर, मुद्राओं का मतलब है मोहर। मोहर का संदर्भ मुद्राओं से भी लगाया गया है। अपने वस्तु की अर्थात सैंधव वस्तुओं की पहचान के लिए भी मोहर का प्रयोग किया जाता था। मुद्राओं के संदर्भ में भी मोहरों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सैंधव सभ्यता में मुद्राओं का प्रचलन था। नहीं, मुद्राओं का प्रचलन सीधे सीधे कभी भी
प्रश्न आएगा तो आप महाजनपद काल लगाएंगे अर्थात 6ठी सदी ईसा पूर्व लगाएंगे, आहत मुद्रा वाला। सैंधव मोहर का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सैंधव मुद्राओं पर अर्थात मोहरों पर सर्वाधिक प्रचलित कौन से प्रकार का पशु देखने को मिलता है? एक सिंग वाला पशु। कौन सा? एक सिंग वाला पशु अर्थात यूनिकॉर्न प्रकार का पशु। कौन सा भाई? यूनिकॉर्न प्रकार का पशु, यूनिकॉर्न, एक श्रृंगी पशु। 12 की बात करेंगे। लोथल का गोदी बाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। लोथल का गोदी बाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था किससे? भीमा नदी से, नर्मदा नदी से, भोगवा नदी से, ताप्ती नदी से। कौन सी नदी से भाई? तो लोथल का गोदी बाड़ा कहां से प्राप्त हो रहा है? तो विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदी बाड़ा का मतलब बंदरगाह कहां से प्राप्त हो रहा है? लोथल से प्राप्त हो रहा है। किस नदी से संबंधित था? यह भोगबा नदी से संबंधित था। किससे भाई? भोगबा नदी से संबंधित था। यह गोदी बाड़ा जो लोथल से प्राप्त हो रहा है, यह जो गोदी बाड़ा है लोथल से प्राप्त हो रहा है, यह सैंधव सभ्यता का सर्वाधिक बड़ा स्थापत्य कार्य था। सबसे बड़ी इमारत कह लें, सबसे बड़ा मैन मेड मानव के द्वारा, उस काल के मानव के द्वारा निर्मित सबसे बड़ा स्थलाकृति कौन सी? तो वो गोदी बाड़ा देखने को मिलती है। ठीक है, हड़प्पा का पूछा जाएगा या मोहनजोदड़ो का पूछा जाएगा तब वो अन्नागार होगा। हड़प्पा का पूछा जाएगा सबसे बड़ा स्थापत्य कार्य कौन सा था? हड़प्पा शहर का पूछा जाएगा या मोहनजोदड़ो का तो होगा अन्नागार। लेकिन पूरे सैंधव सभ्यता का अगर पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा कौन सी संरचना हो जाएगी? तो सबसे बड़ी संरचना जो होगी वो गोदी बाड़ा होगी संपूर्ण सैंधव सभ्यता की। और अगर सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा का पूछा जाए या मोहनजोदड़ो का तो अन्नागार होगा। तो लोथल का गोदी बाड़ा जो कि विश्व का ज्ञात प्राचीनतम बंदरगाह है, और यह किस प्रकार का बंदरगाह था? तो यह ज्वारीय प्रकार का बंदरगाह था। कैसा भाई? ज्वारीय प्रकार का बंदरगाह था। इसको खोजा किसने था? एस.आर. राव साहब ने ही खोजा था। किसने? एस.आर. राव साहब ने ही खोजा हुआ था। याद रहेगा। आगे बात करेंगे 13 की। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? पूजा हड़प्पा सभ्यता में नहीं होती थी। किसकी नहीं होती थी आप बताएंगे? क्या मातृ देवी की पूजा होती थी? पशुपति शिव का साक्ष्य मिला हुआ है, तो पशुपति शिव का साक्ष्य मिला हुआ है और पशुपति शिव ही है। कौन बता रहा है? मार्शल बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? यह मार्शल ही बता रहे हैं। पीपल पेड़ का पूजा होता था। पशु पूजा होता था। स्वास्तिक के निशान प्रचलित थे और ताबीज का प्रयोग होता था। मातृ देवी की पूजा होती थी। विष्णु की पूजा नहीं होती थी। विष्णु की पूजा की शुरुआत कब हो रही है? वैदिक काल से हो रही है। आगे बात करेंगे। लेकिन लोकप्रिय देवता नहीं थे विष्णु। चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चन्हूदड़ों स्थल की खोज किसने की थी? तो जो खोज किया जा रहा है एन.जी. मजूमदार के द्वारा। किसके? एन.जी. मजूमदार के द्वारा किया जा रहा है। खोज एन.जी. मजूमदार के द्वारा किया जा रहा है। जबकि उत्खनन की बात हो रही है, उत्खनन कौन कर रहा है? मैके साहब करा रहे हैं। कौन? मैके साहब करा रहे हैं। क्यों भाई? उत्खनन कौन करा रहा है? मैके साहब करा रहे हैं। खोजा यह स्थल किसने था? एन.जी. मजूमदार ने खोजा हुआ था। याद रहेगा भाई। वेरी गुड। आगे बात करेंगे 15 की। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? कौन सा स्थल 3 भागों में विभाजित था? यह वही स्थल है जो अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता था, जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था, जहां से स्टेडियम मिल रहा है गुजरात का। वह सैंधव स्थल कौन सा है? धौलावीरा है। क्यों भाई? धौलावीरा है। आगे बात करेंगे 16 की।
हड़प्पा पूरा स्थल के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक कौन था? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो महानिदेशक था जॉन मार्शल थे। कौन? जॉन मार्शल थे। क्यों भाई? जॉन मार्शल साहब थे, नहीं जॉन मार्शल साहब थे। 1617 की बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता से संबंध मांडा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मांडा जो स्थल है वो कहां पर स्थित है? तो मांडा कौन सा? जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे। कौन से भाई? चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी के किनारे। अगर हड़प्पा सभ्यता के चौहद्दी की बात कर लिया जाए तो सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा था? तो यह था मांदा। सबसे उत्तरी कौन सा क्षेत्र हो गया? मांदा हो गया, चिनाब नदी के किनारे। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा माना जाता है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। क्यों भाई? आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। और सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा माना जाता है? दैमाबाद। दैमाबाद। दैमाबाद कहां पे? महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र में। आलमगीरपुर कहां? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ नहीं, आलमगीरपुर। दैमाबाद कहां पे? महाराष्ट्र में। दैमाबाद किस नदी के किनारे है भाई? प्रवरा। प्रवरा नदी के किनारे है दैमाबाद। कौन सी नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। और सबसे जो पश्चिमी क्षेत्र है वो कौन सा है? सुतका गेंडोर है। कौन सा? सबसे सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है? सुतका गेंडोर है। सुतका गेंडोर कौन सी नदी के किनारे है? दाश्क नदी के किनारे है। सुतका गेंडोर ऑरेल स्टाइन ने खोजा और दाश्क नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने किया था? ऑरेल स्टाइन ने किया था। क्यों भाई? ऑरेल स्टाइन ने किया था। और इस प्रकार इसका आकार कुछ कैसा हो जाता है? सैंधव सभ्यता का कुछ त्रिभुजाकार आकार हो जाता है। कैसा? त्रिभुजाकार आकार हो जाता है। यह जो सैंधव स्थल है, सैंधव सभ्यता है, इसका क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर वर्ग यह क्षेत्रफल था। क्यों भाई? क्लियर है? आगे बात करेंगे 18वें पे। हड़प्पीय स्थलों की खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां कहां से प्राप्त हुई हैं? तो भाई ऊंट की हड्डी जो प्राप्त हो रही है वो कालीबंगा से प्राप्त हो रही है। ऊंट का साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है? कालीबंगा से प्राप्त हो रहा है। ऊंट का साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है? कालीबंगा से प्राप्त हो रहा है। ऊंट का साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है? कालीबंगा से प्राप्त हो रहा है। 19 की बात करेंगे। हड़प्पा संस्कृति में नाट्य कला का सुस्पष्ट साक्ष्य कहां से मिलता है? नाट्य कला की बात हो रही है, अर्थात कांसे की बनी हुई नर्तकी। कांसे की बनी हुई नर्तकी। नर्तकी किस चीज की बनी हुई थी? तो यह नर्तकी कांसे की बनी हुई थी। ठीक है, डांसिंग स्थिति में बनी हुई है। कहां से प्राप्त हो रही है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रही है। कहां से की बनी नर्तकी कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। कौन से मानव प्रजाति से संबंधित? मानव प्रजाति से संबंधित यह कहां से की नर्तकी है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। कौन सी भाई? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। प्रोटो का मतलब क्या होगा? प्रोटो का मतलब होगा आद्य। आद्य ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित यह देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बात करेंगे 20वें की। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से दो कब्रिस्तान के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं? दो कब्रिस्तान R37 और कब्रिस्तान H। R37 और कब्रिस्तान H। R37 और कब्रिस्तान H। कब्रिस्तान H बाद का है। कब्रिस्तान H बाद का है, याद रखना है। कब्रिस्तान H बाद का है। और यह दोनों कहां से प्राप्त हो रहे हैं? ये दोनों हड़प्पा से प्राप्त हो रहे हैं। दो कब्रिस्तान का साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है? दो कब्रिस्तान का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हो रहा है। इसके साथ साथ हड़प्पा का सबसे बड़ी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, सबसे बड़ी संरचना कौन सी थी मानव निर्मित उस समय काल के? अन्नागार, अन्न रखने का स्थान, अन्नागार। मोहनजोदड़ो की भी सबसे बड़ी संरचना कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो की भी सबसे बड़ी संरचना अन्नागार थी। ठीक है, आगे बात करेंगे
कालीबंगा के संदर्भ में आप लोगों को जानकारी है कि यह जो कालीबंगा है कच्ची ईंटों का प्रयोग कहां पर देखने को मिलता है? कच्ची ईंट का प्रयोग कालीबंगा में देखने को मिलता है। कच्ची ईंट है किंतु अलंकृत है, कच्ची है लेकिन अलंकृत है, डिजाइनदार है। अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहां से देखने को मिलता है? कालीबंगा से देखने को मिलता है। यह जो कालीबंगा है वो कितने भाग में बटा हुआ है? कालीबंगा 2 भाग में बटा हुआ है। और ये दोनों के दोनों भाग कैसे हैं? ये दोनों के दोनों भाग दुर्गीकृत हैं। अपवाद है ये सब, दोनों के दोनों भाग दुर्गीकृत हैं। कालीबंगा से बहुत सारी जानकारी मिल रही है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। यहां पे चूड़ी उद्योग पहले डेवलप हुआ था। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिल रहा है? तो जूते हुए खेत का साक्ष्य यहां से मिल रहा है। खेत जूता हुआ है, जोतने वाला साक्ष्य नहीं मिल रहा है, जूता हुआ दिखाई दे रहा है। और हल के प्रयोग का साक्ष्य यही हो जाएगा। हल के प्रयोग का साक्ष्य कहां से मिल रहा है? तो हल के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त हो रहा है। एक साथ 2 फसल को उगाने का साक्ष्य कहां से मिल रहा है? एक साथ 2 फसल को उगाने का साक्ष्य कहां से? 2 फसल उगाने का साक्ष्य कहां से मिल रहा है? यहां से मिल रहा है चना और सरसों और मटर। क्यों भाई? आगे बात करेंगे, 21वें बात करेंगे। अधोलिखित पुरातत्ववेत्ताओं में किसने सर्वप्रथम आमरी कहां पे है? तो यह सिंध क्षेत्र में ही पड़ता है। जैसे मोहनजोदड़ो है, जैसे चन्हूदड़ो है, वैसे आमरी भी सिंध क्षेत्र में ही पड़ता है। कौन करा रहा है उत्खनन यहां का? एमजी मजूमदार। कौन भाई? एमजी मजूमदार के द्वारा यहां पे उत्खनन कार्य किया जा रहा है। ठीक है, आमरी। 22 की बात करेंगे। कहां से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिल रहे हैं? शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता में शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिल रहे हैं। कहां से? लोथल से भी मिल रहा है, कालीबंगा से भी मिल रहा है। कहां से? लोथल से भी मिल रहा है, कालीबंगा से भी। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं? तो शल्य चिकित्सा के साक्ष्य लोथल से भी प्राप्त हो रहे हैं और कालीबंगा से भी। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य जुबान से बोलते रहे, कहां से प्राप्त हो रहा है? लोथल से भी प्राप्त हो रहा है और कालीबंगा से भी शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। भारत में घोड़े का प्राचीनतम साक्ष्य, घोड़े का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है? सुरकोतड़ा से मिलता है। सुरकोतड़ा कहां पे है? गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात में है। घोड़े का प्राचीनतम प्रमाण मिल रहा है, लेकिन क्या सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता के लोग क्या घोड़े से परिचित थे? लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। घोड़े से परिचित नहीं थे, घोड़े से परिचित नहीं थे। ये जो प्राचीनतम प्रमाण आदि मिल रहा है, यह सब अपवाद स्वरूप मिल रहा है, अपवाद स्वरूप मिल रहा है। ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, अर्थात घोड़ा इनका पालतू जानवर नहीं था। क्यों भाई? आगे बात करेंगे 24 की। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थीं? तो सर्वाधिक लोकप्रिय मोहरें कैसी थी? आपको बताया है वर्गाकार। कैसी? वर्गाकार। वर्गाकार के बाद कौन सी? आयताकार। वर्गाकार के बाद आयताकार। वर्गाकार मोहरों पर क्या क्या मिल रहा है? पशु चित्र भी मिल रहा है, पशु का अंकन देखने को मिलता है और लिपि अर्थात लिखावट का भी साक्ष्य मिल रहा है। आयताकार मोहरों पर सिर्फ और सिर्फ लिखावट का साक्ष्य मिल रहा है, अर्थात लिपि का साक्ष्य मिल रहा है। पशु चित्रों में कौन से? एक श्रृंगी पशु। क्यों भाई? एक श्रृंगी पशु सर्वाधिक देखने को मिल रहा है। आयताकार मोहरों पर सिर्फ और सिर्फ लिपि का साक्ष्य, पशुओं का साक्ष्य नहीं मिल रहा है। तो क्या उत्तर होगा? चौकोर या वर्गाकार? कौन सा भाई? चौकोर या वर्गाकार? क्लियर है भाई? चले आगे बात करेंगे 25 पे। हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? कच्छ प्रदेश में स्थित, कच्छ और
काठियावाड़ क्षेत्र, कच्छ और काठियावाड़ क्षेत्र, कच्छ और काठियावाड़ क्षेत्र, कच्छ और काठियावाड़ क्षेत्र, कच्छ और काठियावाड़ क्षेत्र, कच्छ और काठियावाड़ क्षेत्र, कच्छ और काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात में दो भागों में बटा हुआ है। तो कच्छ प्रदेश में स्थित कौन सा है? तो भाई देसलपुर और धौलावीरा, ये कहां पे है? ये कच्छ प्रदेश में है। लोथल, लोथल, लोथल और रोजदी कहां पे है? ये काठियावाड़ क्षेत्र में है। ठीक है, काठियावाड़ क्षेत्र में है। याद रहेगा, याद रखना है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता सबसे पॉपुलर नाम है सैंधव सभ्यता का। किस सैंधवपुरा स्थल से कांसे के 3 उपकरण, कांसे के 3 उपकरणों का, कांसे के 3 उपकरणों का गुच्छा शल्य चिकित्सा प्रसाधन के लिए प्रयोग देखने को मिलता है। अर्थात 3 कांसे के बने हुए 3 औजार मिले हैं जो संभवतः शल्य चिकित्सा में प्रयोग हुए होंगे और एक गुच्छे में वो तीनों मिले हुए हैं। यह कांसे के गुच्छे में 3 उपकरण कहां से प्राप्त हो रहे हैं? हड़प्पा से प्राप्त हो रहे हैं। कांसे के, बिल्कुल नए प्रकार का प्रश्न है, कांसे के 3 उपकरण प्राप्त हो रहे हैं एक ही गुच्छे में, जो कि संभवतः शल्य चिकित्सा के लिए प्रयोग किए गए होंगे। ये साक्ष्य कहां से मिल रहा है? हड़प्पा स्थल से मिल रहा है। 27, तांबे की एक मानव आकृति, तांबे की एक मानव आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? आप बताएंगे। तांबे की एक मानव आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? तांबे की एक मानव आकृति लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, रोजदी, कहां से प्राप्त हो रहा है? आप बताएंगे। तो भाई तांबे की एक मानव आकृति जो प्राप्त हो रही है, तांबे की एक मानव आकृति जो प्राप्त हो रही है, वो तांबे की मानव आकृति, तांबे की मानव आकृति, तांबे की मानव आकृति याद करेंगे। तांबे की आमतौर पे कांसा ही ज्यादा दिखाई दे रहा था, तांबे की क्या है? यह मानव आकृति है। कहां से प्राप्त हो रही है? हड़प्पा स्थल से ही प्राप्त हो रही है। कहां से भाई? हड़प्पा स्थल से ही यह प्राप्त हो रहा है। तांबे की मानव आकृति कहां से प्राप्त हो रही है? तो यह हड़प्पा स्थल से ही प्राप्त हो रही है। आगे बात करेंगे 28 की। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति निम्न में से किस प्रजाति से संबंधित है? तो प्रजाति कौन सी है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। कौन सा? नर्तकी की मूर्ति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। नर्तकी की मूर्ति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है। 29 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन एक स्थल, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी प्रकार की मुद्रा प्राप्त हुई है? फारस देश की मुद्रा कहां से प्राप्त हो रही है? लोथल से प्राप्त हो रही है। कहां से भाई? लोथल से प्राप्त हो रही है। कहां से? लोथल से प्राप्त हो रही है। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हो रहा है? मेसोपोटामिया का, मेसोपोटामिया का, मेसोपोटामिया की मोहर कहां से प्राप्त हो रही है? मेसोपोटामिया की मोहर, मेसोपोटामिया की मोहर, म से मेसोपोटामिया, म से मोहर, म से मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया की मोहर प्राप्त हो रही है। लोथल से फारस देश का मोहर प्राप्त हो रहा है। फारस का मोहर कहां से प्राप्त हो रहा है? लोथल से। एक नाव का मॉडल कहां से प्राप्त हो रहा है? ये जो नाव का मॉडल प्राप्त हो रहा है लोथल से प्राप्त हो रहा है। यह जो नाव का मॉडल प्राप्त हो रहा है, नमूना प्राप्त हो रहा है, किस चीज का बना हुआ है? तांबा, लोहा, कांसा, मिट्टी, मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी का यह नाव का नमूना प्राप्त हो रहा है। याद रहेगा, मिट्टी का बना हुआ है। यह नाव का मॉडल मिट्टी का बना हुआ है, तांबे का नहीं है, कांसे का नहीं है, लोहे का नहीं है, लकड़ी का नहीं है, मिट्टी का बना हुआ है। ठीक है, प्रश्न यह भी पूछ लेगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मिट्टी का बना हुआ है। 30 की बात करेंगे।
निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? पशुपति शिव वाली मोहर, मुद्रा मतलब मोहर, पशुपति शिव वाली मोहर कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। पशुपति शिव वाली मोहर कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किसने बताया यह पशुपति शिव है? आद्य शिव बताया था, जॉन मार्शल ने। किसने बताया था कि यह आद्य शिव है? आद्य शिव है, शिव का प्राचीनतम रूप है आद्य शिव। आद्य शिव कौन बताया था? जॉन मार्शल साहब बताए हैं। पशुपति मोहर कहां से प्राप्त हो रही है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रही है। इस पर कौन कौन से पशु की आकृति बनी हुई है? तो बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा। बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा। बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा। और नीचे संभवतः दो हिरन भी हैं, दो हिरन भी हैं नीचे बने हुए। क्यों भाई? आगे बात करेंगे 31 की। प्रसिद्ध पशुपति मोहर कहां से प्राप्त हुई है? तो भाई पशुपति मोहर मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। 32, निम्न में से किस हड़प्पी स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला हुआ है? सूती कपड़े का टुकड़ा कहां से प्राप्त हो रहा है? तो सूती कपड़े का टुकड़ा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहा है। सूती कपड़े का साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है? सूती कपड़े का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहा है। कपास का आप बताएंगे, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है? कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है? आप बताएंगे। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है? आप बताएंगे। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है? कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है? जी दीपा जी, मेहरगढ़ से प्राप्त हो रहा है। मेहरगढ़ से प्राप्त हो रहा है। मेहरगढ़ की खुदाई कब और किसके द्वारा की गई? खुदाई किसके द्वारा की गई, कब की गई? आप बताएंगे। मेहरगढ़ की खुदाई कब और किसके द्वारा की गई? मेहरगढ़ की खुदाई कब और किसके द्वारा की गई? फ्रांसीसी हैं? फ्रांसीसी हैं? अगला प्रश्न, मेहर कितना पुराना स्थल है? कितना पुराना स्थल है? कितना पुराना स्थल है मेहरगढ़? अगला प्रश्न। जर्गीज। क्यों भाई? कितना पुराना है भाई? तो यह 7000 पुराना है। ठीक है, 7000 ईसा पूर्व, अर्थात आज से देखा जाए तो लगभग 9000 वर्ष पुराना है। आज से देखा जाए तो लगभग 9000 वर्ष पुराना है। और इसका आरंभ कब से हो रहा है? 7000 ईसा पूर्व से हो रहा है। और वर्तमान नजरिए से देखा जाए तो लगभग 9000 वर्ष आज से पुराना है। ठीक है भाई। गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिल रहा है? गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिल रहा है? आप ही बताएंगे। गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिल रहा है? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिल रहा है? आप बताएंगे। गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिल रहा है? तो मेहरगढ़ से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है? लहुरा देव से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, लहुरा देव से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। अब प्रश्न अगर यह पूछ लिया जाए, कि प्रथम अनाज कौन था? प्रथम अनाज जिसको उपजाया गया, प्रथम अनाज कौन सा था?
प्रथम अनाज कौन सा था जिसको उपजाया गया है? एक बात। दूसरी बात, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, अब उत्तर क्या होगा आपका? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है? हड़प्पा सभ्यता की अब बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता में चावल का साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है? अलग अलग प्रश्न बन रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में चावल का साक्ष्य जौ, ठीक है, प्रथम अनाज जौ उपजाया जा रहा है, नवपाषाण काल की ही बात है। नहीं, जौ का साक्ष्य कहां से? मेहरगढ़ से ही प्राप्त हो रहा है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है? ये जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ है, ठीक है भाई, मेहरगढ़ है, यह इसका आरंभ जो हो रहा है, यहां पे मानव बस्ती का जो आरंभ हो रहा है वो किस काल का है? किस काल से संबंधित है? किस काल से संबंधित है? मेहरगढ़ में मानव बस्ती की जो शुरुआत हो रही है, पशुपालन आदि की जो शुरुआत हो रही है, किस काल से संबंधित है? प्राचीनतम नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, बिल्कुल सही बता रहे हैं, नवपाषाण काल। हड़प्पा सभ्यता में चावल का साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है? रंगपुर से प्राप्त हो रहा है, लोथल से प्राप्त हो रहा है। ठीक है भाई, आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो सूती कपड़ा मिल गया, कपास मिल गया। हड़प्पा ईंटों के नाप का अनुपात, ईंटों के नाप का अनुपात क्या था? हड़प्पा ईंटों के नाप का अनुपात क्या था? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या? 1, 2, 4। क्यों भाई? 1, 2, 4 के अनुपात में, 1, 2, 4 के अनुपात में यह हड़प्पाई ईंटें होती थीं। भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? हड़प्पा काल से, वैदिक काल से, गुप्त काल से, मौर्य काल से? मूर्ति पूजा की शुरुआत कब से होती है, आप बताएंगे? मूर्ति पूजा की शुरुआत कब से होती है? तो भाई हड़प्पा सभ्यता में ही मातृदेवी की मूर्तियां मिली हुई हैं, पशुपति शिव का भी साक्ष्य मिल रहा है। तो हड़प्पा काल से ही मूर्ति पूजा की शुरुआत होती है। मूर्ति पूजा की शुरुआत हड़प्पा काल से ही होती है। वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। वैदिक काल में, याद करेंगे, हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा का दिखाई दे रहा है साक्ष्य। वैदिक काल में साक्ष्य नहीं मिलता है, साक्ष्य नहीं मिलता है। वैदिक काल में साक्ष्य मूर्ति पूजा का नहीं मिलता है। ठीक है भाई, आगे बात करेंगे, 35 की बात करेंगे। ताम्बवती, 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 ताम्बवती के नाम से प्रसिद्ध है, कौन सी है? आहार संस्कृति। ताम्बवती के नाम से कौन सी संस्कृति फेमस है? ताम्बवती के नाम से आहार संस्कृति जानी जाती है। आहार कहां पे है? राजस्थान में। राजस्थान में आहार संस्कृति, राजस्थान में बनास के नाम से भी जानी जाती है। बनास नदी के किनारे है, तो बनास संस्कृति के नाम से भी यह जानी जाती है। क्यों भाई? आहार संस्कृति को आहार और गिलुंद दो प्रमुख, आहार और गिलुंद दो प्रमुख स्थल है आहार संस्कृति से संबंधित। आहार संस्कृति को ताम्बवती के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान स्थित है, बनास नदी के किनारे, इस वजह से इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। मानव के साथ कुत्ते को कहां दफनाया जा रहा है? मानव के साथ कुत्ता कहां पे दफनाया जा रहा है? या मानव के साथ कुत्ता कह लें या कुत्ता के साथ मानव कह लें, कहां पे दफनाया जा रहा है? एक साथ, मानव के साथ कुत्ता कहां पे, आप बताएंगे? मानव के साथ कुत्ता कहां पे? कुछ और प्रश्न पूछता हूं भाई।
चित्रकला के प्रथम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? ठीक है, बुर्जहोम और रोपड़। बुर्जहोम और रोपड़। बुर्जहोम पुराना है, रोपड़ नया है। ठीक है, बुर्जहोम पहले का है और समय काल में पहले का है, और बुर्जहोम नवपाषाण काल का। बुर्जहोम नवपाषाण काल का, रोपड़ हड़प्पा सभ्यता काल का। ठीक है, शैलाश्रय चित्रकला के प्रथम साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं? आप बताएंगे कहां से मिल रहा है और किस काल का है, यह भी बताएंगे किस काल का है। अर्थात भारत में चित्रकला का प्रथम साक्ष्य, चित्रकला का प्रथम साक्ष्य कहां से मिल रहा है? भीमबेटका से मिल रहा है। ठीक है, आदमगढ़ से भी मिल रहा है, भीमबेटका से भी मिल रहा है। भीमबेटका से प्राचीनतम है। किस समय काल का है भाई? किस समय काल का है? जल्दी से बताएंगे। अगला प्रश्न था, गिलुंद स्थल जो है, गिलुंद स्थल का संबंध किससे है? आहार संस्कृति से ही संबंधित है। आहार, गिलुंद और बलाथल। ठीक है, यह तीन स्थल आहार संस्कृति से संबंधित है। आगे बात करेंगे 37 की। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है? भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल कौन सा है? तो भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल, भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल राखीगढ़ी है। कौन सा? राखीगढ़ी है। उच्च पूरा पाषाण काल, बिल्कुल सही है। उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल में चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य मिल रहा है। ठीक है, भीमबेटका की खोज किसने की थी? यह भी बता दें, भीमबेटका की खोज किसने की थी? भीमबेटका की खोज किसने की थी? कौन बताएगा? भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई थी? भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई थी? फटाक से बता दें और भी अच्छा हो जाएगा। एक प्रश्न पक्के से मिल जाएगा। अभी तक हमने जितना किया ना, एक प्रश्न निश्चित रूप से फिक्स हो गया है भाई। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित हैं? हड़प्पा सभ्यता के हरियाणा स्थित कौन से क्षेत्र हैं? तो बनावली है, कालीबंगा है, रोपड़ है, राखीगढ़ी है। कौन सा है भाई? बनावली कहां से? कालीबंगा कहां से? राजस्थान। राजस्थान में कहां? हनुमानगढ़। कौन सा भाई? हनुमानगढ़। ठीक है, रोपड़, रोपड़, रोपड़ पंजाब, रोपड़ पंजाब। कालीबंगा घग्गर नदी, कालीबंगा घग्गर नदी। रोपड़ पंजाब, रोपड़ सतलज नदी। कौन खुदाई कर रहा है रोपड़ की? यज्ञ दत्त शर्मा। कौन? यज्ञ दत्त शर्मा। रोपड़ की खुदाई कौन कर रहा है? यज्ञ दत्त शर्मा साहब कर रहे हैं। बनावली कहां पे? हरियाणा में है। राखीगढ़ी कहां पे? हरियाणा में है। तो क्या हो जाएगा? 1 और 3, 1 और 3 हो जाएगा। क्यों भाई? चलें आगे बात करेंगे 39 की। अधोलिखित में कौन सैंधवपुरा स्थल महानगर माना जाता है? महानगर, कुल कितने महानगर देखने को मिल रहे हैं? 6-7 की संख्या में, 6 कहले मोटे मोटे, 6 महानगर माने जाते हैं। 6 महानगर माने जाते हैं सैंधव सभ्यता में। ठीक है, और इन पुरा स्थल में कौन एक महानगर? तो भाई चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा और हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये सब क्या है? महानगर है। तो इनमें से कौन एक पूरा स्थल महानगर है? चन्हूदड़ो है। आगे बात करेंगे 40 की। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? अर्थात कौन सी एक खास विशेषता है, या कह ले सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है? नगर योजना कहां पे है भाई? नगर योजना, नगर योजना एंड साफ सफाई। नगर योजना एवं साफ सफाई। साफ सफाई का मतलब स्वच्छता, साफ सफाई का मतलब स्वच्छता। ठीक है, आगे बात करेंगे 41 की।
मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिल रहा है? तो मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिल रहा है? मलेरिया का म से मलेरिया, म से मोहनजोदड़ो, कहां से साक्ष्य मिल रहा है? मोहनजोदड़ो से मलेरिया का साक्ष्य प्राचीनतम मिल रहा है। कालीबंगा से क्या मिल रहा है? तो कालीबंगा से लकवा का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिल रहा है? लकवा का प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से मिल रहा है। क्यों भाई? लकवा का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिल रहा है? लकवा का प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से मिल रहा है। भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिल रहा है? भूकंप आने का भारत में प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिल रहा है? लोथल से मिल रहा है। भूकंप आने का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिल रहा है? लोथल से मिल रहा है। ठीक है, आगे बात करेंगे 42 की। समाधि R37 अर्थात कब्रिस्तान R37 का संबंध किससे है? तो हड़प्पा स्थल से समाधि R37 अर्थात कब्रिस्तान R37 का संबंध है। कब्रिस्तान R37 का संबंध किससे है? हड़प्पा स्थल से है। और हड़प्पा स्थल में ही कब्रिस्तान एच नाम का एक दूसरा कब्रिस्तान मिला है, जो हड़प्पा में कुछ लोग जो कि बाद में आकर के रहे थे उनसे संबंधित है। कब्रिस्तान एच का संबंध बाद के जनसमूह से है। झूकर झांकर संस्कृति का साक्ष्य कहां से मिलता है? झूकर झांकर संस्कृति का साक्ष्य कहां से मिलता है? आप बताएंगे। झूकर झांकर संस्कृति का साक्ष्य कहां से मिलता है? झूकर झांकर संस्कृति का साक्ष्य कहां से मिलता है? भूकंप कालीबंगा है क्या? क्यों भाई, भूकंप लोथल नहीं कालीबंगा है क्या? भूकंप कालीबंगा है। ठीक है, भूकंप कालीबंगा है भाई, माफ कर दीजिएगा। तो झूकर झांकर संस्कृति का साक्ष्य कहां से मिल रहा है? झूकर झांकर संस्कृति का साक्ष्य कहां से मिल रहा है? चनहूदड़ों से मिल रहा है। चनहूदड़ों से झूकर झांकर संस्कृति का साक्ष्य मिल रहा है। कहां से? झूकर झांकर संस्कृति का साक्ष्य चनहूदड़ों से मिल रहा है। ठीक है, खिलौना बनाने का मनका बनाने का कारखाना, मनका और खिलौना बनाने का कारखाना कहां से मिल रहा है? चनहूदड़ों से मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? चनहूदड़ों से मिल रहा है। चनहूदड़ों की खोज एनजी मजूमदार के द्वारा उत्खनन कौन करा रहा है? मैके साहब करा रहे हैं। क्यों? ठीक है, भूकंप कालीबंगा ध्यान में रखेंगे, लोथल नहीं कालीबंगा। आगे बात करेंगे 43 की। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में कहां से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मजदूरों के मकानों के अवशेष कहां से प्राप्त हो रहे हैं? तो मजदूरों के मकानों के अवशेष हड़प्पा से प्राप्त हो रहे हैं। मजदूरों के मकानों के अवशेष अर्थात श्रमिक आवास कहां से मिल रहा है? श्रमिक आवास हड़प्पा से मिल रहा है। श्रमिक आवास कहां से मिल रहा है? हड़प्पा से मिल रहा है श्रमिक आवास। आगे बात करेंगे 44। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा है? नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा है। क्या होगा भाई? लोथल होगा या कालीबंगा होगा? लोथल होगा या कालीबंगा होगा? क्या होगा? लोथल या कालीबंगा होगा? आप बताएंगे। लोथल या कालीबंगा? 44 का सी। लोथल से भी लकड़ी का नाली प्राप्त हो रहा है। कालीबंगा से भी लकड़ी के नाली का साक्ष्य मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ और बताएं, सार्वजनिक नाली का साक्ष्य यहां से नहीं मिल रहा है। नाली को लेकर के सार्वजनिक नाली का साक्ष्य नहीं मिल रहा है। कहां से? कालीबंगा से। लेकिन सार्वजनिक नाली का मतलब क्या है? घर के बाहर वाली जो रोड है। लेकिन घरों में नाली तो बनी हुई है, घरों में नालियां तो हैं। किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी हुई है। ठीक है भाई, आगे बात करेंगे
45, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। यह एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ, बाघ से लड़ता हुआ एक मोहर है, एक मोहर है जिसमें क्या अंकन किया गया है, एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ। यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, बनावली। एक व्यक्ति जो बाघ से लड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एक व्यक्ति किससे लड़ता हुआ? बाघ से लड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। किससे भाई? बाघ से लड़ता हुआ एक व्यक्ति कहां से प्राप्त हो रहा है? बाघ से लड़ता हुआ एक व्यक्ति कालीबंगा से प्राप्त हो रहा है। बाघ से लड़ता हुआ एक व्यक्ति कहां से प्राप्त हो रहा है? कालीबंगा से प्राप्त हो रहा है। बाघ से लड़ता हुआ एक व्यक्ति का अंकन कहां पे मिल रहा है? मोहर पे मिल रहा है। यह साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहा है? कालीबंगा से प्राप्त हो रहा है। कहां से? कालीबंगा से। आगे बात करेंगे। 46, कहां से प्राप्त मोहरों पर सुमेरियन नामों का चित्रांकन मिल रहा है? सुमेरिया, सुमेरिया, सुमेरिया का मतलब मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, सुमेरिया का मतलब मेसोपोटामिया, सुमेरिया का मतलब मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया या सुमेरियन कौन सी नदी? दजला फरात नदी। कौन सी भाई? दजला फरात नदी। नावों का चित्रांकन मिल रहा है, कहां से प्राप्त? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त। कहां से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहा है। सुमेरियन नावों का मॉडल कहां से प्राप्त हो रहा है? सुमेरिया के नावों का चित्रांकन प्राप्त हो रहा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रहा है। यह जो सुमेरिया की सभ्यता है, सुमेर सभ्यता है, क्या सीधा व्यापारिक संबंध था? सीधा व्यापारिक संबंध था या नहीं था? हड़प्पा सभ्यता का सुमेरिया के साथ क्या सीधा व्यापारिक संबंध था? उत्तर है नहीं, सीधा व्यापारिक संबंध नहीं था। याद करेंगे, सीधा व्यापारिक संबंध नहीं था। लेकिन सर्वाधिक व्यापार किसके साथ होता था? सर्वाधिक व्यापार हड़प्पा सभ्यता का इसी के साथ होता था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक व्यापार सुमेरियाई सभ्यता, सुमेर सभ्यता के साथ था। लेकिन यह व्यापारिक संबंध सीधा नहीं था, किसी मध्यस्थ के माध्यम से होता था। वो मध्यस्थ कौन था? वो मध्यस्थ कौन था आप बताएंगे? किस मध्यस्थ के तहत, किस क्षेत्र के मध्यस्थता के साथ हड़प्पा सभ्यता का सुमेरिया सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध होता था? कौन सा था भाई? और तीसरा प्रश्न इसी में, सुमेरिया के साहित्यिक स्रोतों की बात हो रही है। देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिल रहा है। ठीक है, बहरीन, दिलमुन। ठीक है, बहरीन। ठीक है, मध्यस्थ कौन था? बहरीन। बहरीन का मतलब दिलमुन, दिलमुन। अब मेरी बात सुनेंगे, हड़प्पा सभ्यता में साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिल रहा है। हड़प्पा सभ्यता में साहित्यिक साक्ष्य नहीं है, लेकिन सुमेरिया सभ्यता के साहित्यिक साक्ष्य से जानकारी मिल रही है। और सुमेरिया सभ्यता के साहित्यिक साक्ष्य में हड़प्पा सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन सा भाई? मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि इसी सुमेरिया के साहित्यिक स्रोतों में ओमान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? ओमान के लिए मकन, मगन या मकन शब्द का प्रयोग किया गया है। बहरीन के लिए दिलमुन शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है भाई। अब एक प्रश्न अगर यह पूछ लिया गया, एक प्रश्न यह पूछ लिया गया कि यह व्यापार कैसे होता था, व्यापार का तरीका क्या होता था, तो यह मुद्रा आधारित था या मुद्रा आधारित था या वस्तु विनिमय पद्धति पर होता था? वस्तु विनिमय पद्धति पर। यह हो गया ए, यह हो गया बी। आपका उत्तर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता का जो बाह्य व्यापार होता था, बाह्य व्यापार होता था, वह मुद्रा आधारित व्यापार होता था या वस्तु विनिमय पद्धति पर आधारित था? आप बताएंगे।
वस्तु विनिमय पद्धति पर आधारित था। नहीं, वस्तु विनिमय पद्धति पर आधारित यह व्यापार होता था। अच्छा, कुछ बंदरगाहों के नाम बताएं। जब बाह्य व्यापार की बात हो रही है तो बाह्य व्यापार जो हो रहा है, बाह्य व्यापार जो हो रहा है उसमें बंदरगाहों की प्रमुख भूमिका है। बंदरगाहों के कुछ नाम बताएं, कुछ 3-4 बंदरगाह स्थलों के नाम बता दे मुझे, कुछ बंदरगाह स्थलों के नाम बता दे मुझे, कौन कौन से। क्या सुतका गेंडोर बंदरगाह है? हाँ है। सुतका कोह है? हाँ सुतका कोह भी है। डाबरकोट है? हाँ डाबरकोट भी है। लोथल है? हाँ लोथल भी है बंदरगाह। और बताएं। प्रभास पाटन है? हाँ है, डाबरकोट हो गया। बालाकोट है? बालाकोट भी है बंदरगाह स्थल। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पे। 47, किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का मानव अस्थि पंजर अर्थात मानव हड्डी के साथ एक बकरे की हड्डी भी प्राप्त हुई है? मानव के साथ साथ बकरे की हड्डी भी मिल रही है। मानव के साथ साथ बकरे की हड्डी भी मिल रही है। मानव के साथ साथ बकरे की हड्डी भी मिल रही है। मानव के साथ साथ बकरे की हड्डी भी मिल रही है। कहां से मिल रही है? लोथल से मिल रही है। मानव के साथ साथ बकरे की हड्डी का साक्ष्य कहां से मिल रहा है? लोथल से मिल रहा है। युग्म शवाधान का साक्ष्य कहां से मिल रहा है? युग्म शवाधान का साक्ष्य लोथल से मिल रहा है। मानव अस्थि पंजर के साथ बकरे का अस्थि पंजर कहां से मिल रहा है? लोथल से मिल रहा है। युग्म शवाधान का साक्ष्य कहां से मिल रहा है? लोथल से मिल रहा है। अगली बात, हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हड़प्पा संस्कृति का पतन हो जा रहा है जिसमें आर्यों की भूमिका स्वीकार की जा रही है। आर्यों में इंद्र के आक्रमण की बात की जा रही है। कौन यह बात कर रहा है? व्हीलर कर रहे हैं। कौन कर रहा है? व्हीलर कर रहे हैं। पतन की अगर बात किया जाए तो आप लोगों से मैं पूछता जाता हूं, हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर के एक प्रश्न मिल जाएगा, हो सकता है मिलान करने के लिए मिल जाए। हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता का पतन। पहला प्रश्न, पतन का काल क्या था? पतन का काल क्या था आप बताएंगे? पतन का काल क्या माना जाता है हड़प्पा सभ्यता के? हड़प्पा सभ्यता के पतन का काल क्या माना जाता है? दूसरा प्रश्न, आर्यों के आक्रमण को कारण माना गया है। आर्यों का आक्रमण कारण माना गया है। आर्यों का आक्रमण की वजह से, आर्यों के आक्रमण के कारण की वजह से ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था? यह विचार सर्वप्रथम किसने दिया था आप बताएंगे? सब पढ़ा हुआ है। किसने दिया था यह विचार सबसे पहले? 1900 से 1750। पतन का काल 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व का यह जो काल है वह पतन का काल माना जाता है। आर्यों का आक्रमण हुआ जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। यह विचार किसके द्वारा दिया जा रहा है? सबसे बड़ा इस विचार का समर्थक कौन है? सबसे बड़ा समर्थक कौन है इस विचार का? तो विचार ये जो दिया जा रहा है भाई, यह विचार सर्वप्रथम राम प्रसाद चंद्र के द्वारा दिया जा रहा है। गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा दिया जा रहा है। याद रहेगा, राम प्रसाद और गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा, राम प्रसाद और गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा, राम प्रसाद और गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा, राम प्रसाद और गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा। और सबसे बड़ा समर्थक कौन है? तो जो सबसे बड़ा समर्थक है वो है व्हीलर। कौन? व्हीलर साहब सबसे बड़ा समर्थक है। अन्य समर्थक में कौन है? तो अन्य समर्थक में मैके भी हैं, मैके भी हैं, पिगट साहब भी हैं। कौन? पिगट साहब है। तो ये सारे लोग आर्यों के आक्रमण को सबसे महत्वपूर्ण कारण बता रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए। अब यहीं पे
अगर मैं पतन से संबंधित एक प्रश्न और पूछ लूं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में कुछ लोगों ने बाढ़ आना, बाढ़ को कारण माना हुआ है, वो कौन कौन से लोग हैं? बाढ़ को भी कारण माना हुआ है, वो कौन कौन से लोग हैं जो बाढ़ को कारण मान रहे हैं? आप बताते रहेंगे फटाफट। चौथा प्रश्न, नदी मार्ग में परिवर्तन होने से, नदी मार्ग में परिवर्तन होने से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, यह बात कौन कौन से लोग कर रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ आने से हुआ, याद नहीं है क्या भाई? मार्शल मैके, SR राव, बिना देखे बताना है। मार्शल क्या कह रहे हैं? हड़प्पा स्थल का पतन, मोहनजोदड़ो का पतन, मोहनजोदड़ो स्थल का पतन मार्शल कह रहे हैं बाढ़ आने से हुआ। 7 लेयर बता रहे हैं, 7 बार बाढ़ आई। मार्शल, मैके, SR राव, SR राव, SR राव, SR राव लोथल के लिए यह बात कह रहे हैं। चन्हूदड़ो के लिए कौन कह रहा है? चन्हूदड़ो के लिए मैके साहब कह रहे हैं। चन्हूदड़ो के लिए मैके साहब कह रहे हैं। ठीक है। अब नदी मार्ग में परिवर्तन, नदी मार्ग में परिवर्तन होने से हड़प्पा स्थल का पतन हो गया। नदी मार्ग में परिवर्तन होने से हड़प्पा स्थल का पतन हो गया, कौन कह रहा है? MS वत्स कह रहे हैं। जॉर्ज डेल्स किसके बारे में बात कर रहे हैं? संभवतः जॉर्ज डेल्स कालीबंगा के विषय में बात कर रहे हैं। जॉर्ज डेल्स कालीबंगा के विषय में बात कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि भूतात्विक परिवर्तन भी तो है। भूतात्विक परिवर्तन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत भूतात्विक परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण कारण बताया गया है। भूकंप आदि, भूतात्विक परिवर्तन भी बताया गया है कारण। भूतात्विक परिवर्तन कौन से लोग हैं जो बताते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन भूतात्विक परिवर्तन होने से हुआ? कौन है भाई? MR साहनी, नाम सुना है? MR साहनी और MR साहनी। राइक्स का नाम सुना होगा, राइक्स। क्यों भाई? MR साहनी और राइक्स क्या कह रहे हैं? MR साहनी और राइक्स क्या कह रहे हैं कि भूतात्विक परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन होने से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। जलवायु परिवर्तन कौन बता रहा है? एक प्रश्न मिलेगा यहीं से आपकी परीक्षा में। जलवायु परिवर्तन कौन कारण बता रहा है कि जलवायु परिवर्तन होने से, जलवायु परिवर्तन होने से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया? जलवायु परिवर्तन होने से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, कौन कह रहा है? ऑरेल स्टाइन पहले व्यक्ति हैं। कौन? ऑरेल स्टाइन पहले व्यक्ति हैं। और इसके साथ साथ अमलानंदन घोष। कौन भाई? अमलानंदन घोष क्या कह रहे हैं? जलवायु परिवर्तन होने से, जलवायु परिवर्तन होने से सैंधव सभ्यता का पतन हो गया। पारिस्थितिकी में असंतुलन आ गया, पारिस्थितिकी में असंतुलन आ गया, कौन बता रहा है? पारिस्थितिकी असंतुलन, जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। पारिस्थितिकी असंतुलन कौन बता रहा है? फेयर सर्विस बता रहे हैं। कौन बता रहा है? फेयर सर्विस बता रहे हैं। कौन? फेयर सर्विस बता रहे हैं। कौन? फेयर सर्विस बता रहे हैं। कौन? फेयर सर्विस बता रहे हैं पारिस्थितिकी असंतुलन, फेयर सर्विस बता रहे हैं। फेयर सर्विस ही वो व्यक्ति हैं जो यह कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के उदय में धर्म की भी भूमिका थी। हड़प्पा सभ्यता के उदय में धर्म की भूमिका थी, फेयर सर्विस ही बता रहे हैं। और हड़प्पा सभ्यता का पतन महामारी होने से, महामारी फैलने से हुआ, कौन कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता का पतन महामारी फैलने से हुआ, कौन कह रहा है? KUR केनेडी साहब कर रहे हैं। कौन? KUR केनेडी साहब कह रहे हैं महामारी फैलने से। क्यों भाई? क्लियर हो गया? क्लियर है? क्लियर है? तो फटाक से एक बार जोश ऊर्जा बढ़ाएं, 1 घंटे और फिर मेहनत किया जाए। अभी आगे बढ़े,
चलें आगे देखते हैं। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आप बताएंगे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है भाई। अच्छा, अब वैदिक काल से संबंधित प्रश्न लगभग 75 प्रश्न हैं। लगभग 75 प्रश्न हैं वैदिक काल से संबंधित, और तमाम सारे प्रश्न आपको यहां पे मिल जाएंगे। और आप देख लीजिएगा, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं वैदिक काल में, सीधे आपकी परीक्षा में मिल जाएगा प्रश्न। इसमें तनिक भी मुझे दो राय नहीं दिखाई देता है। लास्ट ईयर का पेपर देखकर मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि ये वैदिक काल का जो अभी हम लोग प्रश्न करेंगे, सीधे आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न मिल जाएगा। और जो प्रश्न यहां पे नहीं है तो लगभग 75 प्रश्न, और जो प्रश्न यहां पर है ना 75, उन 75 के माध्यम से पूरा का पूरा आपको आपका नोट्स ही एक बार रिवीजन हो जाएगा। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति के धुर क्षेत्र समझे जाते थे? आर्य संस्कृति के धुर क्षेत्र अर्थात केंद्र आर्य संस्कृति के केंद्र उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति के केंद्र माने जाते थे। कौन माने जाते थे? कुरु पांचाल। कौन से भाई? कुरु पांचाल। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का प्रमुख केंद्र कुरु पांचाल था। कौन सा भाई? कुरु पांचाल था। याद करेंगे हस्तिनापुर। पूर्व वैदिक काल अगर पूछ लिया गया होता, यह था उत्तर वैदिक काल। अगर यही पूर्व वैदिक काल पूछ लिया गया होता तो पूर्व वैदिक काल में सप्त सैंधव क्षेत्र रहता, और उत्तर वैदिक काल में धुर क्षेत्र अर्थात धुरी क्षेत्र अर्थात केंद्रीय क्षेत्र कौन सा था? कुरु और पांचाल था। कौन सा भाई? कुरु और पांचाल था। याद रहना चाहिए। अंग और मगध तो बाहर थे। ठीक है। 51 की बात करेंगे। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में आप जानते होंगे, ब्राह्मण ग्रंथों की जो रचना हो रही है सरल संस्कृत भाषा में हो रही है और गद्य शैली में हो रही है। क्यों भाई? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना वेदों को समझने के लिए हो रहा था। वेदों में क्या समस्या थी कि लोग नहीं समझ पा रहे थे? वेद जटिल संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में रचित थे और सामान्यतः मंत्र शैली में, पद्य शैली में रचित थे, तो इस वजह से आम जनता नहीं समझ पाती थी और इस वजह से ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। क्यों हुई? वेदों की जटिल बातों को समझ पाने के लिए सरल गद्य शैली में, सरल संस्कृत भाषा में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? अथर्ववेद से है। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? अथर्ववेद से है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है? आप बताएंगे। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है? फटाक से रिवीजन करते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय। कौन सा भाई? ऐतरेय और कौशीतकी। कौन सा भाई? ऐतरेय और कौशीतकी। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो पंचविश, खडविश और जैमिनीय ब्राह्मण का संबंध किससे है? सामवेद से है। जैमिनीय ब्राह्मण का संबंध किससे है? सामवेद से है। पंचविश ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? तांड्य महाब्राह्मण कहा जाता है। तांड्य महाब्राह्मण किसको कहा जाता है? पंचविश ब्राह्मण को कहा जाता है। तांड्य महाब्राह्मण किसको कहा जाता है?
पंचविश ब्राह्मण को कहा जाता है। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो यजुर्वेद से संबंधित कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण का संबंध किससे है? शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। क्यों भाई, क्लियर है? गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? अथर्ववेद से संबंधित है। याद हो गया? याद हो गया? ठीक है, याद हो गया? बताएं हाँ याद हो गया, रिकॉल हुआ? रिकॉल हुआ? आगे बढ़ते हैं फिर से। अब इसी प्रश्न में कुछ और बातें। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ हटाते हैं, अब ब्राह्मण ग्रंथ हटाते हैं। अब बात करेंगे, ये चारों वेद लिखा हुआ है, पुरोहित की बात करेंगे। किस वेद से संबंधित कौन सा पुरोहित है? ऋग्वेद से संबंधित पुरोहित कौन है? तो ऋग्वेद से संबंधित पुरोहित है, उसका नाम होता या होत्री है। होता या होत्री पुरोहित किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। अब सामवेद से संबंधित पुरोहित का नाम क्या है? उद्गाता है। उद्गाता कौन है? सामवेद से संबंधित पुरोहित है। यजुर्वेद से संबंधित कौन है? अध्वर्यु है। यजुर्वेद से संबंधित कौन है? अध्वर्यु है। अथर्ववेद से संबंधित पुरोहित कौन है? ब्रह्म नाम का पुरोहित है। याद रहेगा? प्रश्न मिल जाएगा। इसी अभी ये जो हमने काम किया है ना, तुरंत यहीं से प्रश्न मिल जाएगा। आगे बढ़े। चलें फिर एक बार इसी पे काम करते हैं। ब्राह्मण हटाते हैं, अब बात करते हैं आरण्यक की। आरण्यक ग्रंथों की। ऋग्वेद से संबंधित आरण्यक ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद से संबंधित आरण्यक ग्रंथ वही नाम है जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय एंड कौशितकी। ऐतरेय एंड कौशितकी। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथ कौन से हैं? जैमिनीय। जैमिनीय नाम सुना होगा, जैमिनीय, वही सारे नाम आएंगे, रिपीट होंगे। यजुर्वेद से संबंधित कौन से हैं? तो यजुर्वेद से संबंधित मैत्रायणी, श्वेता आदि, ये सब आरण्यक ग्रंथ और इन्हीं से मिलते जुलते उपनिषद ग्रंथ भी हैं। और अथर्ववेद से संबंधित कौन से? तो अथर्ववेद का कोई नहीं। क्यों भाई? अथर्ववेद का कोई नहीं। यही प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित कोई भी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? यही प्रश्न पूछा जाएगा। आरण्यक ग्रंथ को लेकर के प्रश्न यही पूछा जाएगा कि कौन से वेद से तो उपलब्ध नहीं है अथर्ववेद का। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि सारे वेदों को लेकर के, अर्थात 3 वेद से संबंधित मिल रहे हैं, 3 वेद से संबंधित मिल रहे हैं, आरण्यक ग्रंथों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या है 7। कितनी भाई? कुल संख्या है 7। क्लियर है? चले अब यहीं पे एक बात और कर लेते हैं, उपनिषद की कर लेते हैं। उपनिषद, ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद ग्रंथ कौन से हैं? तो ऋग्वेद से संबंधित जो उपनिषद ग्रंथ हैं उनका भी नाम ऐतरेय ही है। ऐतरेय और कौशितकी ही है। ऐतरेय और कौशितकी ही उपनिषद ग्रंथ भी हैं ऋग्वेद के। सामवेद से संबंधित कौन से हैं? छांदोग्य उपनिषद। कौन सा भाई? छांदोग्य उपनिषद। केन उपनिषद। क्यों भाई? छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद किससे संबंधित है? तो यह सामवेद से संबंधित है। क्यों भाई? याद आ रहा है? यजुर्वेद से संबंधित कौन से? तो मैत्रायणी, श्वेतास्वर, मैत्रायणी, श्वेतास्वर, कठ, ईश। क्यों भाई? कठ, ईश आदि ये किससे संबंधित है? ये सब यजुर्वेद से संबंधित है।
अथर्ववेद से संबंधित कौन सा है उपनिषद ग्रंथ? तो प्रश्न उपनिषद। कौन सा? प्रश्न उपनिषद। मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। कौन सा भाई? प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद का संबंध किससे है? बृहदारण्यक उपनिषद का संबंध किससे है? यजुर्वेद से संबंधित है। बृहदारण्यक उपनिषद का संबंध किससे है? यजुर्वेद से संबंधित है। अब फिर यहीं पे एक प्रश्न और बनेगा भाई, प्रश्न और बनेगा। प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है? प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित है। सबसे बड़ा उपनिषद ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद है। मांडुक्य का संबंध किससे है? अथर्ववेद से संबंधित है। क्यों भाई? याद आ गया सब? मिल जाएगा प्रश्न, भरोसा है कितने से प्रश्न मिल जाएगा? एक। आगे बढ़ेंगे। गोपद ब्राह्मण हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? आप बताएंगे। अरे प्रमोद, बस इसको भरना गिरा देंगे। वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो पहले तो आपको पता होगा कि वैदिक साहित्य में क्या क्या चीज शामिल है। वैदिक साहित्य में क्या क्या चीज शामिल है? तो वैदिक साहित्य में वेद प्लस ब्राह्मण ग्रंथ प्लस आरण्यक प्लस उपनिषद, इनको लेकर के क्या कहा जाता है? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में कुल कितने चीजें शामिल हैं? 4 चीजें शामिल हैं। क्यों भाई? 4 चीजें शामिल हैं। तो निम्नलिखित में से कौन वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? तो वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। लगातार प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा नहीं है? तो इन 4 के अलावा जो भी होगा वो वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। कौन सा भाग नहीं है? आमतौर पे वेदांग दे देता है। कौन सा? वेदांग दे देता है, स्मृति दे देता है, ठीक है, पुराण दे देता है, महाकाव्य, ये सब वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। क्यों भाई? ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्न पे। तो वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वेद ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों को क्या कहा जाता है? वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। अपौरुषेय किसको कहा जाता है? अपौरुषेय वेदों को कहा जाता है। श्रुति किसे कहा जाता है? श्रुति वेदों को कहा जाता है। संहिता किसको कहा जाता है? संहिता मतलब मंत्रों का संकलन। वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेदों को संहिता, श्रुति, अपौरुषेय भी कहा जाता है। इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। क्यों भाई? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। फिर से कुछ और बात, व्याख्या संबंधी बात। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आप बताएंगे जल्दी जल्दी। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? बारी बारी से रिपीट कराते हैं सब। ऋग्वेद में पहला प्रश्न, कितने मंडल हैं? आप जल्दी जल्दी बताएंगे कितने मंडल हैं? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 10 मंडल हैं। कितने? यहां पे
सूक्त हैं, कितने सूक्त हैं आप बताएंगे। सूक्त का मतलब पैराग्राफ समझ लें, कितने मंत्र हैं आप बताएंगे। ऋक का मतलब क्या होता है, ऋक का अर्थ क्या होता है आप बताएंगे। ऋक का अर्थ क्या होता है। 1028 सूक्त, ठीक है, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। ऋक का अर्थ क्या होता है। प्राचीनतम वेद कौन सा है। प्राचीनतम वेद, कुछ भी प्रश्न बन जाएगा आपकी परीक्षा में। प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। कौन सा मंडल, कौन से मंडल, कौन से मंडल प्राचीनतम है, कौन से मंडल प्राचीनतम है 10 मंडल में, जल्दी जल्दी बताते रहेंगे। कौन सा मंडल प्राचीनतम है, तो प्राचीनतम कौन सा मंडल हो गया, 2 से लेकर के 7। क्यों भाई, 2 से लेकर के 7। अब अगली बात, कुल कितनी शाखाएं देखने को मिलती हैं। ऋग्वेद की कुल कितनी शाखाएं थी या हैं, तो ऋग्वेद की शाखाएं थी कुल 5। साकल वाष्कल, साकल वाष्कल, आश्वलायन, संखायन, मांडुक्य। साकल वाष्कल आश्वलायन संखायन मांडुक्य, साकल वाष्कल आश्वलायन संखायन मांडुक्य, यह कुल 5 शाखाएं हैं। अभी अगर पूछ लिया जाए वर्तमान में वर्तमान उपलब्ध शाखा कौन सी है, तो वर्तमान उपलब्ध जो शाखा है वो साकल संहिता है। कौन सी भाई, साकल संहिता है, याद रहेगा, साकल संहिता है। 1 और 10 बाद में, बिल्कुल सही है। वंशमंडल या हृदय मंडल किसे कहा जाता है। वंशमंडल या हृदय मंडल किसको कहा जाता है आप बताएंगे। अगला प्रश्न, कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, कुछ महिलाएं जुड़ी हैं, ऋग्वेद के कुछ मंत्रों से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। कौन सी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, नाम बताएंगे इनका। दो से लेकर 7 तक वंश मंडल कहलाता है। सिर्फ 2 और सिर्फ 7 नहीं, सिर्फ 2 या सिर्फ 7 नहीं, 2 से लेकर के 7वें तक वंश या हृदय मंडल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो भाई महिलाएं कौन सी जुड़ी हुई हैं। अपाला, घोषा, सच्ची, पौलमी, कक्षावृत्ति, कक्षावृत्ति, लोपामुद्रा और कौन सी, विश्ववरा। गार्गी शामिल नहीं है, गार्गी का संबंध नहीं है, गार्गी का संबंध वैदिक मंत्रों से नहीं है, गार्गी का संबंध वैदिक मंत्रों से नहीं है। अब फिर एक बात बताएंगे यहीं पे, एक और चलते चलते बात। दूसरा मंडल किससे संबंधित है। दूसरा मंडल गृत समद से संबंधित है, दूसरा मंडल गृत समद से संबंधित है। तीसरा मंडल किससे संबंधित है आप बताएंगे। चौथा मंडल किससे संबंधित है आप बताएंगे, जल्दी जल्दी बताते रहे। दूसरा मंडल गृद समद से संबंधित है, दूसरा मंडल गृत समद से संबंधित है। तीसरा मंडल का संबंध किससे है। तीसरा मंडल का संबंध है विश्वामित्र से। क्यों भाई, तीसरा मंडल का संबंध विश्वामित्र से है। विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की है। तो ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र देखने को मिलता है, तीसरे मंडल में। ठीक है, तीसरा मंडल विश्वामित्र से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया, विश्वामित्र ने किया। गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है, तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो देवी कौन सी है, सवित्री। कौन सी भाई, सवित्री देवी को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, सवित्री देवी को समर्पित है। याद है,
चौथा मंडल किससे संबंधित है? वामदेव से संबंधित है। कौन सा भाई? वामदेव से संबंधित है। पांचवा मंडल किससे संबंधित है? आप बताएंगे। छठा मंडल किससे संबंधित है? आप बताएंगे फटाफट भाई। पांचवा मंडल किससे संबंधित है? अत्रि से संबंधित है। छठा मंडल किससे संबंधित है? भारद्वाज से संबंधित है। सातवां मंडल किससे संबंधित है? सातवां मंडल किससे संबंधित है? तो सातवां मंडल वशिष्ठ से संबंधित है। आठवां मंडल किससे संबंधित है? आठवां मंडल जो संबंधित है कण्व और अंगिरस, कण्व अंगिरस से संबंधित है, अंगिरा। और नवां मंडल किससे संबंधित है? नवां मंडल सोम से संबंधित है। याद रखेंगे, नवां मंडल सोम से संबंधित है। सोम क्या है? सोम क्या है? सोम क्या है? एक प्रकार का वनस्पति है। सोम क्या है? एक प्रकार का वनस्पति है। सोम रस मिलता है। याद रहेगा। आगे बात करेंगे प्रश्न पे। 53 पे बात करेंगे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सर्वाधिक वर्णित नदी आरंभिक वैदिक साहित्य की बात हो रही है। आरंभिक वैदिक साहित्य का मतलब क्या? आरंभिक वैदिक साहित्य का मतलब ऋग्वेद। सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु है। सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती है। सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती है। सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती है। नदीतम किसे कहा गया है? नदीतम किसे कहा गया है? सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है तो उसको नदीतम कहा गया है। गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। शुतुद्री ऋग्वेद में कौन सी नदी थी? सतलज को शुतुद्री कहा गया है। सतलज को शुतुद्री कहा गया है। याद रहेगा। आगे बात करेंगे। 54 मिलान करना है, ध्यान से देखेंगे। ऋग्वेद में उल्लिखित यह नदियां हैं। ऋग्वेद नहीं, सदानीरा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, मतलब वैदिक साहित्य में। वैदिक साहित्य में ये इन नदियों का उल्लेख है। इनका मतलब वर्तमान में कौन सी नदी से है? कुभा कहां पे? काबुल। काबुल, काबुल। कुभा का मतलब काबुल। पुरुषणी का मतलब क्या? रावी नदी। पुरुषणी का मतलब क्या? रावी नदी। सदानीरा का मतलब क्या? गंडक नदी। सदानीरा का मतलब क्या? गंडक नदी। शुतुद्री का मतलब क्या? सतलज नदी। व्यास, व्यास, व्यास को क्या कहा गया है? विपाशा सिर्फ कहा गया है। बसु छोड़ देना भाई किसी और के लिए। सतलज व्यास, सतलज को शुतुद्री कह दिया गया, रावी को पुरुषणी कह दिया गया। सतलज व्यास रावी। चिनाब, चिनाब को क्या कहा गया है? अस्किनी कहा गया है। अस्किनी कहा गया है। झेलम को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में वीतस्ता कहा गया है। वीतस्ता कहा गया है। क्या कहा गया है? वीतस्ता कहा गया है। स्वात नदी को क्या कहा गया है? स्वात नदी को सुवास्तु कहा गया है। सुवास्तु कहा गया है। ठीक है। गोमल, गोमती नदी के लिए प्रयोग किया गया है। गोमल, यह गोमती जौनपुर लखनऊ वाली गोमती नहीं है। यह अफगानिस्तान पाकिस्तान पे बहने वाली, बॉर्डर पे बहने वाली यह गोमल नदी है, गोमती है। ठीक है भाई। ये जो पुरुषणी है रावी नदी है, यह जो पुरुषणी है रावी नदी है, यह जो पुरुषणी है रावी नदी है। दास राज्य युद्ध कहां हुआ था? तो दास राज्य युद्ध का वर्णन कौन सी नदी से संबंधित है? पुरुषणी और रावी। पुरुषणी अर्थात रावी, पुरुषणी अर्थात रावी, पुरुषणी अर्थात रावी। दास राज्य युद्ध का उल्लेख कहां देखने को मिलता है? दास राज्य युद्ध कहां हुआ था? फटाक से देख लेते हैं भाई, महत्वपूर्ण है। दास राज्य युद्ध, दास राज्य युद्ध, दास राज्य युद्ध। पहले तो समझ लें कुछ बेसिक बातें। दास राज्य युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ था? पुरुषणी
पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। पुरुषनी अर्थात रावी नदी के किनारे हुआ था। इसका दास राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। दास राग युद्ध का कारण क्या था? कारण क्या था? तो दास राग युद्ध का कारण था गुरु परिवर्तन। गुरु मतलब पुरोहित परिवर्तन। पुरोहित परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन पुरोहित का हो गया? तो दास राग युद्ध में दो पक्ष हैं। दास राग युद्ध का मतलब क्या है? 10 राजाओं का युद्ध। दास राग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध। एक तरफ है भरत कबीला, एक तरफ है भरत कबीला। सबसे महत्वपूर्ण कबीला कौन सा था ऋग्वैदिक काल का? तो ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण कबीला है भरत कबीला। सबसे महत्वपूर्ण कबीला कौन सा था ऋग्वैदिक काल का? सबसे महत्वपूर्ण कबीला भरत कबीला था। और भरत कबीला कौन से वंश के थे? तो भरत कबीला त्रित्सु वंश के थे। कौन सा भाई? त्रित्सु वंशीय भरत कबीला था। भरत कबीला का संबंध कौन से वंश से था? तो भरत कबीला का संबंध त्रित्सु वंश से था। भरत कबीला के संदर्भ में जो यह दासराग युद्ध होता है, तो राजा कौन था इस समय? सुदास था। कौन सा राजा था? सुदास था। दूसरी ओर कौन से टीम थे? तो 10 राजा हैं। 10 राजा कौन से हैं? इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है पंचजन, एक है पंचजन, और दूसरे कौन है? 10 अन्य कबीले हैं। 10 अन्य अनार्य कबीले हैं। 10 अन्य अनार कबीले हैं। कौन कौन से हैं ये पंचजन में भाई? पंचजन में कौन से हैं? पुरु, यदु, तुर्वस, पुरु, यदु, तुर्वस, अणु और द्रुहु। अणु और द्रुहु ये पंचजन कहलाते हैं। पंचजन में कौन से शामिल हैं? तो पंचजन में पुरु, यदु, तुर्वस, अणु, द्रुहु। कौन से दो कबीलों को एक साथ नाम उल्लेखित किया जाता है? यदु, तुर्वस का एक साथ नाम उल्लेखित होता है। अर्थात कौन से